2021 बैच की आईपीएस अधिकारी किरण यादव ने कम समय में ही अपनी एक अलग पहचान कायम किया है। पंजाब की माटी से जुड़ी किरण ने किरण बेदी को अपना आदर्श माना था और असफलता से गिव अप करने की बजाय उसका सामना किया और देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी को क्रैक किया। आइए जानते हैं खाकी में उम्मीद की किरण एडीसीपी क्राइम लखनऊ से उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। की पहली किरण जब धरती पर पड़ती है और आपके खिड़की से छलांग लगाकर आपके कमरे में आती है तो एक संदेश देती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घरा हो, घर में हो, धरा पे हो, आपके मन में हो, उम्मीद की एक किरण उसको दूर करने के लिए पर्याप्त है। और आज हमारे साथ हैं किरण जी, आईपीएस 2021 बैच, और हाल के दिनों में इनके नाम एक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा इनका नाम गूगल पर सर्च किया गया है। काफ़ी उपलब्धियां इनके बाद तो, और बाहर लंबी चौड़ी कतार है स्टाफ से लेके मिलने वालों का। मैम ने समय दिया तो हम सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक यू मैम। मैम, बातचीत मेरा एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आप जैसे उससे बात करते हैं, एक नज़ीर जिसको कहते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो मेरा एक बेसिक सा सवाल होता है सबसे, जर्नी कहाँ से शुरू हुई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और कैसे पढ़ाई लिखाई का? ओके, सो बेसिकली मैं हूँ मोहाली से, मोहाली पंजाब, वहाँ मेरा बर्थ हुआ है और सारी मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चंडीगढ़ से हुई है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय क्वालिफ़िकेशन, और यहाँ से पहले मैं कैग में काम भी कर चुकी हूँ। और उसके बाद ही जैसे बचपन में होते हैं कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ ड्रीम्स दिखाते हैं, किसी न किसी की बात करते हैं। तो मेरे फादर ने जो बात की वो किरण बेदी की बात की, मैम की, कि वो उनके टाइम पे काफ़ी पॉपुलर भी थी और वो एक फर्स्ट वो फीमेल आईपीएस ऑफिसर भी थी। तो स्टोरीज़ वगैरह सुनते थे, पढ़ाई लिखाई पूरी भी कर ली। आई बिकेम सीए 21 साल की एज में मैं बन गई थी। फिर लगा कि आगे क्या करना है, बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दिए तो फिर कैग में हो गया। फिर भी लगा कि नहीं, यहाँ मतलब कैग भी पेपर वर्क वाला ज़्यादा काम है, तो लगा कि नहीं, कुछ लोगों के लिए करना चाहिए। तो वो जो पुरानी चीज़ें थी दबी हुई वो सामने आई, तो फिर यूपीएससी की तैयारी फिर मैंने जॉब के साथ ही स्टार्ट किया। अच्छा, जॉब, और जॉब कहाँ कर रही थी? चंडीगढ़ में मेरी जॉब थी, कैग में थी मेरी जॉब। तो मैम ये तैयारी आप जैसे वो क्या सेल्फ प्रिपरेशन ही थी वो सारी। और किस अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? मेरा ये कंटिन्यूअसली 4th इंटरव्यू था। 4th इंटरव्यू था। इसके पहले साइमल्टेनियसली वो वैसे ही प्री और मेन जैसे नहीं, प्री तो मेरा हमेशा क्लियर रहता था, मेंस में क्योंकि इतना हम सेल्फ में थे और जॉब के साथ कर रही थी, और मेरा जो ऑप्शनल था वो भी कॉमर्स था। तो कॉमर्स की इतनी कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल होती नहीं है, खुद ही सारा पढ़ना था, तो थोड़ा सा अच्छा, आपने ऑप्शनल में वो रखा था अपना जो मेन स्ट्रीम कोर सब्जेक्ट है? हाँ, मेन जो मेरा ऑप्शनल था वो कॉमर्स था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो मैम, जब ये इससे एक छोटा सा सवाल है मैं सबसे पूछता हूँ, जैसे ये जब ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है तो ये होता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं वो भी नॉन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। आपने तो फिर भी आपका कोर्स सब्जेक्ट था, पढ़ा था, आपने वही ले लिया। कई मैथमेटिक्स के बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं। क्या इसका कोई पैरामीटर या कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, या विच वन इज बेटर फॉर यू? बेसिकली अल्टीमेटली यूपीएससी एक एग्ज़ाम है। इसको एक एग्ज़ाम की तरह हम देखें तो हम वो सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं जिसमें हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो और इसके अलावा जिसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जिसके टीचर्स अवेलेबल हैं, तो जो हमारे पुराने सब्जेक्ट्स हैं जैसे फेमस जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये इस चीज़ का हर चीज़ अवेलेबल है। आपको सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, उसका सिलेबस भी अवेलेबल है, आपको टीचर्स भी अवेलेबल है, कोचिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो इस अवेलेबिलिटी के बेसिस के ऊपर जो है ये थोड़े प्रेफर्ड सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करूँ, मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हर एक के बस के बात भी नहीं है, हर एक किस बच्चे का वो भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है, और फिर इसका कुछ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है जो इसको पढ़ा सकें। तो फिर ये थोड़े अनपॉपुलर हो जाते हैं और वो थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं। बेसिकली है कि आप एक अपना हिसाब से एक सर्च करिए जिस पर मटेरियल्स भी ठीक हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं अपना ड्रीम पूरा। और हर एक बच्चे ने 10th तक तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ी ही होती है, तो एक वो बैकग्राउंड तो होता ही है, उतना नॉलेज तो होती है। और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। आपकी एनसीईआरटीज़ हैं, आपका ट्रेडिशनल है, आपका ग्रेजुएशन तक का सिलेबस होता है, तो उसको पढ़ना भी आसान होता है, करना भी आसान होता है। मैम, आप तो अभी जस्ट रिसेंटली ही कह लीजिए पास आउट हैं। इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसको लेके मतलब जितना आपके प्रोटोकॉल में हूँ मैं वो पूछना चाहती हूँ। मतलब बड़ा ये हुआ कि बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ गए,
तो क्या मतलब अब इस नए एरा में बच्चों को, जो एस्पिरेंट है, उसको इस लेवल पर भी तैयार रखना होगा क्या, कि कुछ मतलब इस टाइप से भी आ जाएगा एकदम बम्बार्ड की तरह? बेसिकली आपको जो फोकस करना है वो अपने स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है, वो आपका स्ट्रांग रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कितने भी आ जाए, आपके जो श्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके सही रहेंगे, तो आप आराम से जो है कट ऑफ अपनी क्लियर कर लेंगे। लाइक मेरे 2015 के अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 115 प्रीलिम्स, जो वन ऑफ द हाईएस्ट थे प्रीलिम्स में, 200 में से 150 नंबर लाना। वाओ। तो यही है कि मेरा जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि मैं बोलूँ पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलने वाला, वो क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। ज्योग्राफी नहीं बदलने वाली है, आपकी हिस्ट्री नहीं बदलने वाली है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं। बस ये कि हम बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या फैक्ट्स नहीं याद कर पाते हैं, तो वो ज़रूरी है वो पढ़ना। करंट अफेयर्स तो बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आप एक अटैम्प्ट नहीं हुआ, दूसरे अटैम्प्ट में पहुंच गए, तो आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, तो दूसरा अटैम्प्ट में आपको उसको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। आपका कहने का है कि आपको हर उस सिचुएशन के लिए मेंटली, मेरा कहना ये है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो बेसिक कोर एनसीईआरटीज़ हैं, जो फाउंडेशन है किसी भी सब्जेक्ट का, वो ज़रूर पता होना चाहिए। वो हाँ। तब आप सवाल चाहे जैसे भी हैं, आप हाँ, उसको फेस कर पाएंगे, इजीली कर सकते हैं। अच्छा मैम, आप 2021 बैच की हैं, तो यूपी कैडर मिला, कैसी जर्नी रही, कहाँ से शुरुआत किया आपने, पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? अच्छा, तो यूपी कैडर मिलने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग हुई है, प्रोबेशन पीरियड मेरा जो था वाराणसी में था, वहाँ कमिश्नरेट में था। उसके बाद जो एक्चुअल पोस्टिंग हुई वो लखनऊ कमिश्नरेट में ही हुई। यहीं पे मैं एसीपी गोसाईगंज रही हूँ, और उसके बाद अभी मैं एडीसीपी क्राइम देख रही हूँ यहाँ पर। मैम अभी हाल में आपके नाम एक ठीक ठाक उपलब्धि रही, बड़ा हम लोग, मतलब आप लखनऊ में हैं, मैं तो यहाँ से जो मेरा नेटिव प्लेस है लगभग 200-250 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक भी खबरें, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें ये रहा। तो एक तो आपका जैसे, एक तो वो केस क्या था, और क्या उसके स्पेशलाइजेशन को लेके वो कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे है जनता इस जो आजकल साइबर अपराध हो रहा है, कैसे खुद को अवेयर रखें? सो बेसिकली डीजीपी सर के द्वारा साइबर वज्र नाम से एक अभियान चलाया जा रहा था, जो कि साइबर क्राइम को लेकर ही था। तो उसी के क्रम में इससे पहले भी हमने 2 कॉल सेंटर्स जो बस्ट किए थे, जो कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको वो टारगेट कर रहा था। तो वही हमें एक और इनपुट मिली थी कि समिट बिल्डिंग के 11वीं तल पे एक फेक इंटरनेशनल कॉल सेंटर चल रहा है। तो वहाँ पे जब हमने रेड दिया तो हमने पाया कि वहाँ पे काफ़ी 119 लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। फिर बातचीत में हमें ये पता चला कि बेसिकली वो लोग 3 टीम्स में काम करते हैं, और इनका जो पहला टीम है उसको ये बोलते हैं डायलर टीम, दूसरी टीम का नाम है बैंकर टीम, और तीसरी टीम का नाम था क्लोजर टीम। तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था कि जो कुछ यूएस के स्कैमर्स थे वो इनके साथ मिले हुए थे, इंडियन स्कैमर्स के साथ। ये लोग यूएस के स्कैमर्स वहाँ पे टोल फ्री नंबर्स को ख़रीदते थे, फिर वो टोल फ्री नंबर्स को VoIP प्रोटोकॉल के तहत यहाँ इंडिया में भेज देते थे। और वहाँ पे जैसे किसी भी यूएस सिटीज़न को कोई भी अमेज़ॉन में कोई दिक्कत आई तो वो कस्टमर सपोर्ट को ढूंढते हैं अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। तो वो टोल फ्री नंबर्स जो फेक टोल फ्री नंबर्स हैं, वो वेबसाइट, वो गूगल पे वो दिख रहा है, वो लोग उस पर लैंड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये लोग जो यहाँ की डायलर टीम है वो फर्स्ट कॉल अटेंड करती है। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम अमेज़ॉन के कस्टमर सपोर्ट सर्विस से बात कर रहे हैं। फिर वो उनका नाम पता सारा कुछ वो लोग पूछते थे, एड्रेस, बेसिकली नाम और एड्रेस का उनका जिप कोड वगैरह क्या था। फिर ये उनसे उनका बैंक का नाम पूछते थे। जब इनको बैंक का नाम पता चल जाता था तब उनको बोलते थे कि ठीक है, हम आपकी जो कॉल है बैंक के फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो वो उनका फ्रॉड डिटेक्शन यूनिट था वो इन्हीं की जो सेकंड टीम थी, जो आपने बताया बैंकर टीम थी, वो था। उस टीम का काम था कि वो उनके बैंक में कितना पैसा पड़ा है ये जानना। अब अगर वो फर्स्ट टीम पूछेगी कि बैंक में कितना पैसा है तो वो तो अपने आप पता चल जाएगा फ्रॉड है। कोई बैंक वाला पूछेगा तो वो लोग बता भी देंगे कि हाँ हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम आपका जो है कॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, FTC की अपना कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पे कर रहे हैं, वो आपका थोड़ा केस देखेंगे क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में कुछ मेलिशियस ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं। फिर वो अपनी क्लोजर टीम को कॉल करते थे, जो तीसरी टीम थी जी। क्लोजर टीम का काम ये था कि जैसे अगर उनके अकाउंट में कम पैसे हैं तो वो बोलते थे कि आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ होने जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने पैसा को निकाल लीजिए। फिर निकालने का तरीका बताते कि आप अमेज़ॉन के गिफ्ट कार्ड ले लीजिए, एप्पल का सब्सक्रिप्शन वाला ले लीजिए। तो लोगों को लगता था कि ठीक है, वो अपने सर्विसेज भी यूज़ कर लेंगे, पैसा भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन वो लेते थे तो ये उससे उनका कूपन कोड मंगवा लेते थे। कूपन कोड इनको मिल गया, फिर ये वो कूपन कोड वापस USA में जो इनके स्कैमर्स थे उनको ट्रांसफ़र करते थे और वो लोग वहीं पे रिडीम कर लेते थे, क्योंकि US का तो US में ही रिडीम होगा।
दूसरा था, अगर उनके अकाउंट में ज़्यादा पैसे हैं तो ये कहते थे कि आप अपना पैसा निकाल लीजिए, हमारे वॉशिंगटन डीसी कोर्ट हाउस से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, वो आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे, लेके जाएंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर वेरीफाई होने के बाद 2 दिन के बाद आपको पैसा वापस कर देंगे। तो लोग को लगता कि कोर्ट का बंदा आएगा तो सही ही होगा, लेकिन वो पैसा लेते थे और वो चले जाते थे। तो इस तरीके से ये लोग इनका फ्रॉड करते थे। सिस्टमेटिक एल्गोरिदम बना के रखा था इन लोगों ने। बिल्कुल। तो मैम ये जिस 119 लोगों को आपने पकड़ा, तो इनके पीछे कुछ मास्टरमाइंड भी तो होंगे कि ये दे आर, आई थिंक दे आर पपेट टाइप ऑफ थिंग। हाँ, ये काम कर रहे थे और इसमें हमने इसके अलावा हमने 3 लोग को और पकड़ा इस केस में कोलकाता से। तो 3 जो मेन इंपॉर्टेंट लोग थे वो तो अरेस्ट में आ चुके हैं। अब हम आगे बाकी इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब आप एक तरह से कहा जाए कि लखनऊ में भी बैठ के जो पूरा जाल है वो मतलब अक्रॉस द स्टेट एक तरह से सारा कुछ है, अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल, वो इनका जाल बिछा हुआ। और यहाँ पे जो लोग काम भी कर रहे थे ये भी अलग अलग स्टेट से थे, जैसे कि गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, हमारा नागालैंड, मणिपुर, असम, ताकि वहाँ के लोकल डायलॉग्स भी उनको थोड़ा सा बोलो। हाँ, और उससे इंग्लिश। हाँ, यहाँ पे बस इनकी एक ही क्वालिफिकेशन थी कि उनको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। जी मैम, भारत में क्या खाकर हम अपने जिस कैडर में आप अपने यूपी, हम लोग पुलिस आप मतलब हमारी तो कर रही है साइबर क्राइम को लेके, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस को और बढ़ाने की जरूरत है? साइबर क्राइम को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हमारे सिटीजन्स अवेयर हो जाए, बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स कहीं और से इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आते हैं, वो आपको ही फ़ोन करते हैं, आपसे आपका नाम वेरीफाई करवाते हैं, आपसे ही आपकी डिटेल्स लेके आपके साथ फ्रॉड करते हैं। जैसे कि आप ये लोग करते हैं कि जैसे ट्रू कॉलर्स हैं, आजकल सबका नाम ट्रू कॉलर में दिख जाता है, ये कोई भी रैंडम नंबर डायल करते हैं, ट्रू कॉलर में वो नाम शो हो जाता है। फिर ये लोग कॉल करते हैं, ये मैं आपको बेसिकली डिजिटल अरेस्ट का बता रही हूँ। कॉल करते हैं कि आप ये बोल रहे हैं, तो वो बोलते हैं ये बोल रहे हैं, अच्छा तो हम इस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आप अपना ये वेरीफाई करवाइए, वो वेरीफाई करवाइए। तो वो खुद ही बताते रहते हैं कि हमारा ये है, ये है, ये है, तो बता देंगे कि आपके नाम से पार्सल आया है या आपका नाम किसी FIR में आया है, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं। मिला है, वैसा मिला है। तो लोगों, क्योंकि लोगों इतने अभी तक भी अवेयर नहीं है कि पुलिस कभी भी ऐसे कॉल नहीं करती है, तो वो इस तरह के फेक कॉल्स के ऊपर जो है वो भरोसा कर लेते हैं और इसी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। कुल मिला के अब अवेयर हो आदमी, और अगर ऐसी कोई बात हो तो जो लोकल नंबर जैसे पुलिस ने भी जारी करके रखा है, और अब तो आप लोगों के भी जो नंबर्स हैं वो भी पब्लिक डोमेन में है, तो आप उसको उस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। तो और कुछ नहीं करना है, तो जो लोकल हमारा 100 नंबर है, 112 नंबर है, हमारा 1930 है, ये तो बेसिक नंबर्स होते हैं। जब भी किसी को पुलिस सहायता चाहिए होती है तो कहीं भी किसी को कोई भी डाउट आए तो वो इस नंबर पे कॉल कर दे, जो ये कॉल है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी रेलेवेंट डिपार्टमेंट के पास उनकी प्रॉब्लम। 1930 तो शायद स्पेशली साइबर क्राइम के लिए ही है। जी जी। तो उम्मीद है कि इसमें और भी जो इनके मास्टरमाइंड है वो आपके चंगुल में आएंगे। जी, हम केसेस पे काम कर रहे हैं और भी कॉल सेंटर्स हम बस्ट करेंगे। ऐसा मैम, तो आपकी लगभग शुरुआत से लेकर ये जर्नी पर बात हो गई। एक आखिरी सेगमेंट में, आज चाहे लोग कितने भी MNC में काम कर लें, जब वो बंदा एक बार ग्रेजुएट करके निकलता है तो सबका एक बार होता है कि ये वर्दी या IAS, IPS, IFS, मतलब जो भी है, बेसिकली मेरा UPSC एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली UPSC, मतलब चाहे आप स्टेट सर्विस के लिए एक इच्छा तो वो है, इसका चार्म था, है और रहेगा। इस नई पीढ़ी के लिए जो तैयारी अब कर रहे हैं या जो आप जिन्होंने परीक्षा दी है, उनको क्या बोलना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस, आप यंग हैं, यूथ आइकॉन है, लोग आपको सुनेंगे। पहला तो वही है कि अपनी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर कंप्लीट करें। जैसे कई बार हमने देखा है कि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और अगर किसी का नहीं हो पाता तो वो पढ़ने की एज निकल जाती है। तो अपनी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, हायर क्वालिफ़िकेशन लें, उसके बाद ट्राई करें, क्योंकि ये भी एक एग्ज़ाम ही है, इसको भी एक एग्ज़ाम के तौर पे देखें जहाँ पे सक्सेस और फेलियर दोनों मिलेगा। जॉब तो ये बाद में बनती है, पहले तो एक स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे इसका नाम भी रखा गया है। तो पहले वो अपना ग्रेजुएशन करें, अपना मास्टर्स करें, जो भी उनका करियर जिस लाइन में चाहते हैं पहले उसको ग्रो करें, उसके बाद इसको एक सेकंड ऑल्टरनेटिव के एक जॉब के तौर पे देखें। और जॉब अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं है तो आप इतने पढ़े लिखे तो हैं ही हैं कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा मैम, जो पढ़ने के साथ अगर कोई तैयारी करना है, उसको जैसे एक कुछ छोटी मोटी टिप्स, मतलब क्या बताना चाहिए कि वो अपने रूटीन लाइफ में क्या शामिल कर सकता है, लाइक कि एक बार पढ़ें, तो आप कुछ क्या बता पाए? मैं बोलूँगी कि GK की बुक पढ़ो,
जीके की बुक। जीके की बुक, जैसे मैं हमारे जैसे 2-4 फेमस है, अरिहंत की बुक है, ल्यूसिन की बुक है। जीके की बुक में सारे फैक्ट्स होते हैं, और जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ हमारे जो बेस सब्जेक्ट्स है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये फैक्चुअल है। आपसे वो पॉलिटी में बस आर्टिकल पूछ लेंगे, आपको हिस्ट्री में डेट्स पूछ लेंगे, किसी का रूलर का नाम पूछ लेंगे, ज्योग्राफी में कोई जगह पूछ लेंगे, वो जगह कहाँ पे है, वो नदी कहाँ पे है, वो पहाड़ कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें आराम से हर जीके की बुक में अवेलेबल है। तो जीके की बुक्स फैक्ट्स से ओरिएंटेड रहती है, और यूपीएससी भी फैक्ट्स बेसिस ही पूछता है, मैच द कॉलम है, ये वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने फैक्ट्स आपको मालूम होंगे तो क्वेश्चन हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। बस एक छोटा सा सवाल इसमें मैम, ये PYQ के अब जो कोचिंग है वो भी तैयारी कराती हैं, और मार्केट में ढेर सारे बुक्स पड़े हुए हैं अच्छे अच्छे ब्रांडेड कंपनियों के, तो मतलब रियली वर्क करता है अगर आप उस पर कम, या कुछ हेल्प होता है PYQ से? जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने पढ़ लिया वॉल्केनोस के बारे में कि कहाँ कहाँ होते हैं, फिर आप उसको पढ़ने, क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि वो चैप्टर आपको सारा समझ में आ गया? जब आप वो कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे। तो अगर आप उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे या कोई भी MCQs पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अगर आपके क्वेश्चंस जो सेलेक्ट हो गए तो आपको पता चलेगा कि वो ठीक है, तो मतलब चैप्टर समझ में आ गया, आप आगे मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने के, कि आपको वो चीज़ आ गई है। खाली ये नहीं है कोई फंडा कि आपने PYQ 10 साल का उठा लिया तो उससे वो PYQ करने का भी वही पर्पस है ना, आपको अपने आप को एनालाइज करने की, जो आपने पढ़ा वो आपको आता भी है कि नहीं आता है। ओके। तो आप प्रैक्टिस करते हैं जब आप इसके ऊपर, तब आपको पता चलता है। जैसे हम भी करते थे, तो कुछ क्वेश्चन, जैसे कोई चीज़ हमने ऊपर से पढ़ लिया, लेकिन जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तब समझ में आया कि इस क्वेश्चन को ऐसे देखना था। लास्ट, न्यूज़पेपर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे क्या उसको? न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है किस टाइप्स करंट अफेयर्स आते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की। और यूपीएससी सिर्फ इंडिया के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, वो ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे जो भी होता है सारा कुछ पूछता है। तो न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि कभी कभी न्यूज़पेपर में कुछ फ़ोटोज़ छपी होती है, वो आपके माइंड में पिक्टोग्राफिक मेमोरी रह जाती है। जैसे मुझे याद है कि एक बार एक तितली थी ब्लू कलर की, वो कुछ मिली थी, नई वैरायटी ऑफ बटरफ्लाई। तो यूपीएससी ने वो पूछ लिया था कि वो बटरफ्लाई कहाँ मिली थी। तो ये किताबों में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ये न्यूज़पेपर में उस टाइम पे आया था। तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, तो वो तितली भी याद आ गई और वो भी याद आ गया। तो इस तरह से हेल्प करती हैं। बाकी कुछ चीज़ें आप बार बार पढ़ रहे होते हैं एक ही न्यूज़ को, तो वो अपने आप आपकी मेमोरी में प्रिंट होता रहता है, रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और न्यूज़पेपर आप अपने हिसाब से जो चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदू या जो हाँ, मतलब आप जिसके लैंग्वेज में या जिसके कंटेंट में कंफर्टेबल हो। हाँ बिल्कुल। जैसे कि पॉलिटिकल न्यूज़ को हम देखें तो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमिक न्यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। मैंने तो फाइनेंशियल टाइम्स और मिंट तक भी पढ़ा था, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स हमारे GS3 के लिए बहुत अच्छा है। GS3 हमारा जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर आता है। तो फाइनेंशियल टाइम्स, ये द मिंट वगैरह, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ एनालिसिस करके देते हैं। तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इतनी बड़ी कायनात में अगर एक दो बच्चा भी हमारी आपकी बात सुन के और किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये प्रयास राम जी के सेतु नुस गिलहरी की तरह ही सार्थक साबित होगा। थैंक यू मैम, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टास्क। थैंक यू। ये थे किरण जी, और जिन्होंने ढेर सारी अच्छी जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस किरण से किसी न किसी एक घर का, किसी न किसी एक के दिमाग में ज़रूर वो उम्मीद की रोशनी जागेगी, जो वो अपने जीवन में उसको सार्थक कर सकेगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द न्यूज़ रूम के साथ आगे किसी कड़ी में फिर किसी शख्स के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।